हम सब ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना जब मैंने आपसे मगर शरीयत और संविधान का सवाल पूछा तब आपने जवाब भी नहीं दिया मुझे। हाँ, जब मैंने आपसे शरीयत और संविधान का सवाल पूछा था तो आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया। नहीं, आपको अभी दे देता हूं, अभी दे देता हूं। फिर से लगा दिया सवाल। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सुनिए, जब संविधान बना ना 1950 में, 1937 एक्ट, 1949 एक्ट के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं कहा कि निकाल दो इसको, के.एम. मुंशी ने नहीं कहा निकाल दो इसको। तो संविधान हमने बनाया, संविधान में हमने कहा कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। संविधान हमने बनाया और कहा कि तुम सिख रहो, अपने मजहब पर रहो, तुम मुसलमान रहो, इस्लाम पर रहो, तुम बुद्ध हो, तुम मुसलमान रहो, इस्लाम पर रहो, तुम बुद्ध हो तो बुद्ध मजहब पर रहो, तुम किसी खुदा को नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं। ये भारत है, तो फिर क्या हमने बनाया। क्या? मगर बीजेपी ये करना चाहती है। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी बीजेपी का नहीं सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपके लिए संविधान है या शरीयत है? आपके लिए संविधान है या शरीयत है सर? हैं? संविधान या शरीयत? आपको संविधान चुनना है या शरीयत चुनना है? संविधान ही आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। संविधान ही आपको आर्टिकल 25 देता है, 26 देता है, 29 देता है, सुन लीजिए, 29 देता है, राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू लाइफ देता है, ठीक है, आर्टिकल 19 देता है। अब ये प्रॉब्लम टीवी के एंकर से ये है कि मुसलमान देखते कि उनको मेरी वफादारी पर शक हो जाता है। मुझे कोई शक नहीं। नहीं, सुनिए, मुझे कोई शक नहीं। अंडमान में सबसे पहला कैदी कौन गया था? उसका नाम मौलवी इस्माइल था, वो हैदराबाद से गए थे, सबसे पहला जाने वाला मुसलमान। अब अगर आज मौलवी इस्माइल यहां पर आ जाएंगे तो उनसे सवाल करेंगे आप ये? ठीक है, अब उस विषय पे आता हूं। वैसे उससे पहले एक जोरदार तालियां हो जाए जो अभी तक उन्होंने जवाब दिया। अब एक विषय है ओवैसी साहब जिस पर हर कोई आपका रिएक्शन, हर कोई ये जानना चाहता है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। साफ और सीधे शब्दों में मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर भारत एक देश है, क्या एक विधान होना चाहिए यहां पर? इस पर आपको क्या दिक्कत है, आपकी क्या राय? देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में जाकर कहा था कि एक घर में दो कानून कैसे, यही कहा था ना, यही कहा था ना। आर्टिकल 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच, दो कानून हो गए। आप में से कोई भी यहां से दिल्ली से निकलकर अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकता, आपको परमिट लेना पड़ता है। दो कानून हो गए। मैं बहैसियत मुसलमान हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट मुझे नहीं मिलते क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं, दो कानून हो गए। चौथी बात यह है कि ये देश विभिन्नताओं पर बना हुआ है। हम अपने प्लुरलिज्म को सेलिब्रेट करते, उसको हेट नहीं करते। पांचवी बात यह है कि एक घर में दो कानून कैसे? देश के प्रधानमंत्री आपको दूसरी तरफ लेके चले गए। सीआरपीसी का हमने कितने बार अमेंडमेंट किया, आईपीसी का कितने बार अमेंडमेंट किया। अभी हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन दिया गया, पहले नहीं था। और एक बात, अब आप ये भी देख लीजिए कि एक घर में दो कानून की बात करते हैं। संविधान में एक कंकरेंट लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कानून बना सकती है, स्टेट भी बना सकता है। स्टेट लिस्ट में सरकार नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बना सकता। अब आप आ जाइए आपके मुद्दे पर। मैं ये लाया था कागज, मुझे मालूम था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ये। अब आप बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 सबसेक्शन 4(5) में यह कहा गया कि हिंदू रिलीजन में सपिंडा रिलेशन होगा। बाप की तरफ से 7 पीढ़ी, मां की तरफ से 5 पीढ़ी में शादी नहीं हो सकती। मगर उसमें आपने एक एक्सेप्शन का अवॉर्ड कर दिया, अगर कस्टम और यूसेज है तो। दो कानून हो गए। फिर आपने सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट में कह दिया कि हिंदू रस्मों रिवाज से शादी होगी, अगर कस्टम है तो कस्टम से भी हो जाएगी। फिर आपने सेक्शन 2 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हिंदू मैरिज एक्ट से एग्जाम दे दिया, दो कानून हो गए। फिर आपने तमिलनाडु में हिंदू मैरिज एक्ट, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 में यह कहा कि सूय मर्यादाई और सितरुतुराती में वहां अलग होगी, दो कानून हो गए। हिंदू सक्सेशन एक्ट में
आपने 2 कानून पैदा कर दिए। अच्छा, सेक्शन 6 डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट HUF का जिक्र मैंने कर दिया। फिर आपने हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट में आपने 2 कानून बना दिए। फिर आपने सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट 2012 में बनाया, उसमें 2 कानून बन गए। फिर हमने ओवैसी साहब एक बात सुनिए 2 कानून, अरे बहुत एग्जाम 2 कानून, खाली शॉर्ट में बोल रहा हूं, वरना तो 1 घंटा बोल सकता हूं। छोटा नागपुर, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है 1908 का, आदिवासियों की जमीन का प्रोटेक्शन का एक्ट। फिर संथाल परगनास टेनेंसी एक्ट है 1949 झारखंड में, हमने 2 कानून बना दिए। सर यही तो सवाल है कि ये सब खत्म हो जाएगा ना जब वो आएगा तो। पप्पा जी ने आपको फोन करके कहा था क्या बंद कर दे, निकाल देंगे? हैं क्या बात कर रहे हैं, खत्म कर देंगे आप प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम नहीं ले सकते? आपको मालूम कि नॉर्थ ईस्ट में महिलाएं पॉलिएंड्री करती हैं, एक महिला के 4 शौहर या 5। लेकिन मुझे एक बात, अरे सुने एक मिनट सर, एक क्लैरिटी चाहिए सर एक क्लैरिटी बता दीजिए। क्या आपको लगता है कि एक कानून में ये सब खत्म नहीं होगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं। सर सुन तो लीजिए ना मेरा आप फ्लो ऑफ थॉट को रोकिए मत। तो नॉर्थ ईस्ट में ये कानून है, हम उनके कल्चर को कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में 1.5 करोड़ ट्राइबल हैं, भारत में 9 करोड़ हैं, माने नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर 11.5 करोड़ ट्राइबल्स हैं। आप बात ही नहीं करते ट्राइबल्स के ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर बात क्यों नहीं करते आप लोग? मैं इनके खिलाफ, इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, ये हमारा कस्टम है, हमारा ट्रेडिशंस है, ये देश की खूबसूरती है ये। अच्छा, आप बोलेंगे कि नहीं, एक कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जो अपने रिलीजन के रिचुअल्स के मुताबिक कुछ चीज नहीं करना चाह रहा तो स्पेशल मैरिज एक्ट कर लीजिए। नहीं, लेकिन मुझे एक बात जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कर लीजिए। ओवैसी साहब एक मिनट, आप तो कानून के जानकार भी नहीं, हैं। जानकार मुझे नहीं, एक चीज बताइए, एक मिनट सर, जानकार नहीं हूं जितना मोदी जी जानते हैं। एक मिनट मुझे एक बात बताइए, क्या यूसीसी का यही फायदा नहीं होगा कि इतने सारे जो अलग अलग कानून है वो सब खत्म हो जाएंगे? क्या ये यूसीसी का फायदा नहीं होगा कि अलग अलग जगह जो अलग अलग डुप्लीकेशंस हैं या अलग अलग चीजें हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, वो खत्म हो जाएंगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल। ये हरगिज नहीं होगा। आपने बड़े मोदी ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने, एक घर में 2 कानून, तो छोटे मोदी बिहार ने कह दिया कि ट्राइबल्स को निकाल देंगे हम, इनसे इनको एग्जाम कर दो। अमित शाह साहब से मिलने नागालैंड के लोग गए तो बोले नहीं, हम बोलेंगे लॉ कमीशन को, ट्राइबल को अलग कर देंगे। निशाने अब किसका है? यहां पर निशाना सिर्फ मुसलमान को बनाया जा रहा है। और याद रखिए, अगर आप ऐसा कोई कानून बनाएंगे जो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेगा तो वो फंडामेंटल राइट का पूरा वायलेशन होगा। आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, इक्वालिटी का, आर्टिकल 21 लाइफ का वायलेशन होगा, आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप। मेरा सवाल है ये, आदिवासियों का आपने जिक्र किया, क्या उसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बनाया गया है? क्या लॉ कमीशन उसके लिए सुझाव नहीं मान रहा है? ऑफिशियल तौर पर किरण रिजिजू को बनाया गया है। अगर ऑफिशियली अनाउंस करिए, नोटिफिकेशन जारी करिए, हम भी जाएंगे उसमें। अनऑफिशियल बनाया, मैं देखा हूं, पढ़ा हूं, इट इज एन अनऑफिशियल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ग्रुप है वो। लेकिन लॉ कमीशन तो हर एक से सुझाव मांग रहा है सर। अच्छा, लॉ कमीशन होता है ना, लॉ कमीशन 21वां लॉ कमीशन में जस्टिस चौहान ने बात कही कि अगर यूनिफॉर्मिटी के नाम पर अगर किसी को थोपा जाएगा तो भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेट होगा। अब आप सुनिए, अगर हम ये बात बोलते तो बोले ओवैसी दंगे कराना चाहता है, ओवैसी देशद्रोही है। चौहान साहब ने कहा, और चौहान साहब ने पैराग्राफ नंबर 2.92 उनकी रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें जाकर उन्होंने कहा कि द लीस्ट पॉलीगमी इज अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। लीस्ट पॉलीगमी 2.92 पैराग्राफ। अब एक लॉ कमीशन एक बात कहता है तो मोदी जी को यह दिखा कि भाई ये तो मेरे स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं लिखा है, तो उन्होंने कहा कि अब और एक को बिठाते हैं और वो एक ओपिनियन दो बोल रहे। कम से कम 21वां लॉ कमीशन तो एक वर्किंग पेपर दिया था, अब लॉ कमीशन भिजा रहे हैं, सब भिजा रहे हैं। आपने क्या सजेशन दिया लॉ कमीशन को? यही जितने बातें हमने आपसे कही हैं, हमने उनसे यह भी कहा है कि भाई साहब, हम अपने कानून के मुताबिक, अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं तो आपको आप ये देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि ये समुदाय का अच्छा है तो मैं इस पे थोप दूंगा। मैं आपके पास आऊंगा। नीरजा जी,
इस पर आपका सवाल, यूसीसी पे आप सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गई थी, आंध्र में, वॉल सिटी में, हैदराबाद में, इलेक्शन के टाइम आपको मैंने फॉलो किया था, वॉक थ्रू कर रहे थे। जी जी। फिर आप निकल गए, मैं घर घर में गई थी बात करने, खासकर महिलाओं से। और एक किस्सा जो मेरे जहन में मैं भूलती नहीं हूँ, एक 100 साल की महिला, पूरा परिवार उसके आसपास था, उसके ग्रैंड डॉटर्स। तो मैंने उनसे पूछा, आप अपनी ग्रैंड डॉटर्स के लिए क्या एस्पायर करती हैं? तो उन्होंने सोचा, मैंने सोचा क्या जवाब देंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट दीज गर्ल्स, वर्ड्स टू दिस इफेक्ट, टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। एंड आई वॉज सो सरप्राइज कमिंग, मैंने सोचा वो कहेंगी शादी अच्छी घर में हो जाए वगैरह वगैरह, पर उनका जवाब बहुत ही अलग था। एंड आई मस्ट से मिस्टर ओवैसी, I found that young women, you were encouraging scholarships. You were not talking about education in madrasa. You were giving scholarships for these women, to young girls, to go abroad to the best of institution so that they could be educated. So that gave me a very different side of you. But my question to you is as follows. For somebody like you, अंग्रेजी में बोल रही हूँ मैं, नहीं बोलिए, समझ जाता। अगर हिंदी में संभव हो। Take up cudgels on behalf of the women of India to get equal rights in property, inheritance, succession, divorce, education is very surprising to me. Why ये customs अपनी जगह है, diversity अपनी जगह है, and that must be maintained. That is the rich tapestry of India. हिंदू मैरिज एक्ट में जो डिवोर्स होता है, एडल्ट्री के ऊपर, क्रूरल्टी। हिंदू मत जाइए, ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबके लिए है। नहीं, सुन तो लीजिए आप, मैं आपको कानून बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंट लॉ है, ये लॉ है। ये एडल्ट्री, क्रूरल्टी, डिजर्शन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कन्वर्जन टू अनदर फेथ, अब ये सब जाकर कोर्ट में हम दिखाएंगे। बुनियादी बात यह है मैडम कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में 7 जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि जब तक हमारी मौत नहीं आ जाती। अब जब मेरे धर्म में ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप हिंदुइज्म में 7 जन्म का साथ है, मैं अपना रिलीजन क्यों छोड़ूंगा? मेरे रिलीजन की टीचिंग्स ये हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो सकता, सुनिए, मैं क्यों नहीं हो सकता बोल रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता बोल रहा हूं। आर्टिकल 29, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 और राइट टू इक्वालिटी। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका सिस्टम अच्छा है, मेरा खराब है। आप कौन होते भाई आपकी मोरालिटी मुझ पर इंपोज कर? हिंदुइज्म और संविधान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम और नहीं, कॉन्फ्लिक्ट आपने बड़ी होशियारी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने के लिए आपने क्या किया, उसमें एग्जेम्पशंस दे दिए कस्टम्स और यूसेज के नाम पर। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने प्रोहिबिटेड लिस्ट डाल दी कि इसके दरमियान शादी नहीं होती। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने कह दिया कि अगर हिंदू और हिंदू की शादी होगी तो खानदान से सेवरेंस नहीं होगा, अगर हिंदू और नॉन हिंदू की शादी होगी तो खानदान से उसके ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। ये आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में डाल दिया, आपने डाला है बात ये है। लेकिन सुनिए, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आपकी तरह क्यों बनूं, आप मेरी तरह क्यों बने। ओवैसी साहब, आपने कहा कि आपके यहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, बिल्कुल इस्लाम में, राइट? बिल्कुल है। अब मैं कुछ कंट्रीज के आपको नाम बता रहा हूं। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको सवाल सुन लीजिए सर, आप सवाल ही नहीं बोल रहे। मैं आपका एक ही सवाल दूंगा। अरे मुझे क्या करना है, भाड़ में जाए वो कंट्रीज। अगर हम मोदी के खिलाफ बोलते इसको पाकिस्तान भिजा दो, अब आप बोल रहे हैं वो कंट्री को देखो। इस देश के प्रधानमंत्री को आपने इस्लाम का हवाला दिया, इसलिए मैं इस्लामिक कंट्रीज का एग्जांपल दे रहा हूं। सर, कोई इस्लामिक कंट्री दुनिया में नहीं है, सब मुस्लिम कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्री कोई भी नहीं है, वो अलग बहस है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से ज्यादा मिडिल ईस्ट के शेखों से मोहब्बत है। ये हबीबी बोल के मिल लेते हैं उनसे। हम क्या करेंगे उसका, अब हम क्या करेंगे उसका, बताइए। उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूं। अब मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो ये है कि जब ट्रिपल तलाक की बात आ रही थी तो बहुत सारी चीजें आई। अब एक आंकड़ा है, वो आंकड़ा ये कहता है
कि कानून बुरी तरह फंस गए भी आप, क्योंकि आप मुझे आंकड़े में फंसाएंगे, मैं जानता हूं। फंस गए बुरी तरह। कानून के बाद इसके जो ट्रिपल तलाक के बाद जो कानून आया है, मुसलमानों के तलाक में जो दर है उसमें करीब 96% की गिरावट आई है। चलिए ताली मारिए। अब सुनिए, अब दोबारा थाली नहीं मारेंगे आप सोचने में मजबूर करूंगा मैं आपको। आपने कहा कि डिवोर्स में कमी आ गई कानून बनने के बाद। आपको जानकर हैरत होगी, इस देश में अगर कोई पति अपनी पत्नी से विवाह करने के बाद उसको भगा देता है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है। और जो 3 बार कहता है वो क्रिमिनल है। माने आपने इस मुसलमान को तो क्रिमिनल बना दिया, मगर वो पति जो अपनी बीवी को बीवी है, डिवोर्स नहीं हुआ ना सेपरेशन हुआ, उस पर कानून नहीं बनाया आपने। दूसरी बात, उसको क्रिमिनल बनाना चाहिए था, तो महिलाओं से मोहब्बत ये हुई। दूसरी बात, जिस आप मेरे तीनों स्पीचेस को उठाकर देखिए ट्रिपल तलाक के ऊपर, मैंने कहा यह कानून बनेगा तो मुस्लिम महिलाओं पर बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। हो रहा क्या अभी मुस्लिम सोसाइटीज में, ट्रिपल तलाक कोई नहीं कह रहा है, उन मुस्लिम लेडीज को भगा रहे हैं, डिजर्ट कर रहे हैं, डिजर्शन बढ़ रहा है, इसीलिए डिवोर्स कम हो गया। अच्छा, इस कानून की खूबसूरती यह है कि नरेंद्र मोदी ने, लॉर्ड डेनिंग भी शर्मा जाएंगे जो कानून बनाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कानून बनाया कि बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल दिया। अगर कि कोई घर में उस महिला को वो बदमाश किस्म का उसका हस्बैंड 3 बार तलाक बोलेगा, तो कोर्ट में उसको जाकर प्रूफ करना पड़ेगा। किसको, कौन आकर उसकी ताईद में खड़े होगा बताइए। अच्छा, इस कानून में सिर्फ मुसलमानों को 2 या 3 साल की सजा है, दूसरे समुदाय के लोगों को 1 साल की सजा है। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह है कि ये शादी टूटती नहीं है ट्रिपल तलाक के बाद भी, और कोर्ट अगर उसको सजा दे दिया 2 साल के लिए, आप तमाम महिला हैं, आप क्यों रहना चाहेंगे शादी में उससे? आपको तो नया स्टार्ट लेना है ना। मगर मोदी साहब ने कहा कि नहीं, छोड़ना नहीं, तो कोर्ट में सजा होगी, और जो 2-3 साल के बाद जब वो दीवाना पागल निकलेगा, तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम जेल के सामने बैंड बाजा लेकर जाना और अपनी जबान से गाना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। रामकृपाल जी, यूसीसी पर। नीरजा जी ने जो सवाल पूछा था, मैं बस केवल यह पूछ रहा हूं कि जैसा अभी आपने कहा कि ये लोग डिजर्व, मतलब ऐसे घर से निकाल देते हैं, अगर राइट टू प्रॉपर्टी में पुरुष और महिला, स्त्री और पुरुष की समान भागीदारी हो, जैसा कि आप कह रहे थे, तो ये बताइए कि क्या तब भी निकाल सकती? जो नीरजा जी का सवाल सिर्फ ये था कि उत्तराधिकार, महिला और पुरुष का पेरेंटल प्रॉपर्टी में बराबर का हक, कम से कम ये महिलाओं, अगर महिलाओं के बारे में इरेस्पेक्टिव आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सोसाइटी में डिवोर्स नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। एक सुनिए, एक बात मैं आप काउंटर करता हूं डेटा से। सबसे ज्यादा डिजर्शन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अरे सर, आप, मैं इसीलिए आ रहा था। अरे सर सुन तो लीजिए। और भारत सरकार का डेटा है, आज की तारीख में ऐसे 28 लाख के करीब हमारे हिंदू बहनें हैं, या करीब 1 करोड़ जो शादीशुदा हैं और डिजर्टेड हैं। आपका पॉइंट 0 हो जाता है यहां पर। नहीं सर, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। मुसलमानों में भी है कुछ 2.5 लाख, क्रिश्चियंस में भी है। रहा सवाल प्रॉपर्टी के शेयर का, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक नुआंस बात को समझिए आप। मुसलमानों में अगर किसी के पिता का डेथ हो जाता है, तो आरएसएस के लोग ये बोलते हैं कि भाई उसकी बेटी को, भाई को आधा शेयर मिलता है, बेटी को क्यों नहीं मिलता? आपको समझना चाहिए कि इस्लाम में मां की जिम्मेदारी बेटे पर आती है, बीवी की जिम्मेदारी शौहर पर आती है, औलाद की जिम्मेदारी बाप पर आती है। तो इस्लाम में यह मर्द की जिम्मेदारी होती है कि अपनी मां की जिम्मेदारी, अपनी वाइफ की जिम्मेदारी, अपनी बहनों की जिम्मेदारी। इसीलिए शेयर बढ़ के मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि यह मर्द है। अब आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इस्लाम में कितने जगहों पर, मैं लिख कर लाया सर, मैं माफी चाहता हूं, इस्लाम में
कितने जगहों पर मुस्लिम महिलाओं को ज़्यादा शेयर मिलता है? करीब 9 जगह कम मिलता है, 10 जगह बराबर मिलता है और 17 जगह बढ़ के मिलता है। तो ये आपको बात समझने की जरूरत है, एक नुआंस चीज है, एक इक्विटी की बात होनी चाहिए। आप बोलेंगे भाई आधा शेयर क्यों नहीं मिलता, तो आप ये बताइए फिर बेटे की माँ की जिम्मेदारी बेटे पर होती है, बेटी पर नहीं होती। नहीं, लेकिन एक बात इस्लाम में अगर कोई जर्नलिस्ट है, कोई डॉक्टर है, वो अपनी उसकी इनकम में शौहर का कोई हक नहीं है सिवाय ज़कात देने के। इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए मुझे। बोलिए। ये मैं जानना चाह रहा हूं, जैसे हिंदू परिवार हैं उसमें बेटा बेटी का समान अधिकार है, ये कहा जा रहा है। मुस्लिम परिवारों में मुस्लिम परिवारों में एक चीज कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि अगर घर में सपोज करिए कि किसी पिता की मृत्यु हो जाती है और घर में बेटा नहीं है, तो बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा, वो चाचा की तरफ जाएगा। क्या ये बात सही है? वही तो हम आपको बता रहे हैं कि चाचा की भी जिम्मेदारी उसके भाई की औलाद पर आती है। नहीं, लेकिन अगर घर में बेटा नहीं है तो बेटी को नहीं मिलेगा। क्या ये बात सही है? नहीं, बेटी को मिलता है, नहीं मिलने का नहीं है, हिस्सा मिलता है, मगर चाचा की जिम्मेदारी होती है कि वो उन ऑर्फन्स का जिम्मेदारी हासिल करें। जब वो उन पे जिम्मेदारी होती है कि उनको पढ़ाए लिखाए, उनको इज्जत की ज़िंदगी गुजारे, उनकी शादी करवाए, और जब उस लड़की की शादी हो जाती है तो उसके शौहर की जिम्मेदारी होती है कि देखिए, थ्योरेटिकल तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली आपको लगता नहीं है कि वो बेटी के ऊपर जाना चाहिए, जो हेयर है वो बेटी बनना चाहिए? नहीं सर, देखिए, इस प्रॉब्लम ये है कि आप अपने हिंदुइज्म के बारे में आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपके पास राइट टू विल है। बच्ची की शादी होती, कन्यादान कर दिए, जहेज दे दिए, जहेज जाता है दूल्हे को। राइट टू विल हिंदुइज्म में मैं कई केसेस जानता हूं, मेरे दोस्तों में बाप ने अपनी पूरी जायदाद बेटे के नाम पे कर दी। इस्लाम में अगर जावेद अंसारी राइट टू विल करना भी चाह रहे तो नॉट मोर देन 1/3, नॉट मोर देन 1/3, वो अख्तियारी नहीं है। नहीं, लेकिन क्या तो हिंदू अब क्या बीजेपी विल पावर निकालना चाह रही है? अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, एक और इससे मिलता जुलता सवाल है कि क्या भारत में लड़कियों की शादी की उम्र फिक्स नहीं होनी चाहिए? अब फिर फंस गए आप, या प्यूबर्टी ही शादी की उम्र? आप फिर फंस गए। अच्छा, दोनों भी सवाल जवाब देता हूं। ठीक है। देखिए, हिंदू धर्म के लिहाज से आप शादी 18 साल में लड़की करना है, उससे पहले नहीं कर सकते। आपने कानून बना दिया, मगर आपने क्या कहा? लफ्ज वॉइड कहा, मैरिज इज वॉइड। मैरिज तो रहेगी मगर वॉइड है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि 86% ऑफ चाइल्ड मैरिज, 2,20,00,000 चाइल्ड मैरिज उसमें हिंदुइज्म 86% है, मुसलमानों में 11%। और मुसलमानों में प्यूबरिटी में शादी हो सकती है। यहां पर आपने कानून बना दिया, इसीलिए आपने शुरुआत में सवाल किया था कि क्या कानून से हम सोसाइटी में रिफॉर्म ला सकते? थोड़ा बहुत ला सकते, मगर जब आप अंदर से चेंज होंगे तो कानून को कबूल भी करेंगे ना। लेकिन सर, अभी तक तो जो सुनाई में यही दे रहा है, जो आप ये कह रहे हैं कि कानून अपनी जगह है, बट सोसाइटी मस्ट रिफॉर्म ऑन इट्स ओन। सोसाइटी को नहीं, देखिए हम सर, बट यू हैव टू अग्री कि जो औरतें हैं, चाहे इस्लाम में हो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदू, जहां पर भी हो, दे मस्ट हैव इक्वल राइट्स, वेदर इट्स इन मैरिज, वेदर इट्स इन ट्रिपल तलाक, वेदर इट्स हलाला। हलाला इज एन इशू दैट इज अ बिग इशू। मैडम देखिए, सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं हो सकता। ठीक है, सही है, सही है, सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं हो सकता। अब रहा साल हलाला का, हलाला तो खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और ट्रिपल तलाक के बाद खत्म हो गया, वो उसकी हैसियत ही नहीं है, उसकी हैसियत ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया तभी खत्म हुआ। देखिए, पहले भी नहीं था, होता था, होगा एक जगह पर, उसको सब इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तीसरी बात यह है कि आपके डिवोर्स लॉ मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा भाई? आपको मालूम कि जब शादी होती है मुस्लिम लड़की की तो उसको महर मिलता है, शौहर के फाइनेंशियल इनकम की उसके ऊपर आप महर का डालेंगे क्या महर उसमें आप? मैं यही तो कह रहा हूं भाई, आप अपनी मेजॉरिटेरियन मोरालिटी को सच मानकर मुझ पर मत थोपिए, आप मत करिए काम वो। ये देश की प्लुरलिज्म को, डाइवर्सिटी को समझिए। हमने पुट्टू स्वामी जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स में राइट टू चॉइस है।
आज भारत में लिव इन रिलेशनशिप हो सकती है, लिव इन रिलेशनशिप हो सकती है, लीगल कर दिया आपने। आप सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि दो बायोलॉजिकल मर्द में शादी हो सकती, दो बायोलॉजिकल वुमन में शादी हो सकती, नहीं हो सकती। डिबेट वहां पर जा रही है, आप मुल्ला जी के पीछे पड़े हैं। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लिव इन रिलेशनशिप को आपने अलाउ कर दिया, 377 को बर्खास्त हो गया। हाँ, पॉलीएंड्री देश में चल रही है, ट्राइबल वुमन के बारे में कोई बात नहीं करता, नहीं वो प्रोटेक्टेड है। अरे भाई, तो फिर यूनिफॉर्म कैसा होगा? आपने अपने कस्टम्स को एक्सेप्शन देकर प्रोटेक्ट कर लिया। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी आपने अपने कस्टम्स को उसमें प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाल दिया मैरिजेस की। ठीक है, अब मैं वापस 2024 की राजनीति पर आता हूं। अब बस से जाना भैया, थोड़ा सा बस एक लास्ट कुछ सवाल है मेरे आपसे, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जब विपक्षी एकता हुई और एनडीए यूपीए/इंडिया की बैठक हुई तो आपको जो नहीं बुलाया गया, कुछ बयान आपने यहां पर दिए। एक बयान में सर, आप ऐसा बोल रहे हैं जैसा मेरे ससुर ने मुझे नहीं बुलाया घर में दावत में। ओके, मुझे क्या करना है? मैं विपक्षी नहीं बुलाया, मुबारक हो, मुझे क्या करना है? चलिए, मैं एक आपका बैग मैं घर चला जाऊंगा। ठीक है, दिखाइए, एक बार प्ले ऑन करिए। 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ? अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। क्या बोले? मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर आप ऐसे बयान देंगे तो कैसे मतलब तालमेल होगा, कैसे आपका विपक्ष के साथ एक साथ आ पाएंगे जब राहुल गांधी वहां पर फोरफ्रंट पर दिखाई दे रहे हैं? क्या करूं? ऑर्केस्ट्रा पार्टी बन जाऊं, हारमोनियम लेके नाचूं? क्या करूं? अरे दो तरफ भी ऐसी है। मोदी जी की तारीफ करो, 56 इंच का सीना खुल जाता है, खिलाफ बोलो ये एंटी नेशनल है, ये बड़े परिवार के हैं, कुछ नहीं बोलो इनको। अरे भाई, ये एंटाइटलमेंट खत्म हो चुका है। इस देश में जो मेहनत करेगा, जिसमें काबिलियत होगी, वो आगे बढ़ेगा। आप बोल रहे नहीं। अरे भाई, क्यों है भाई? अच्छा, वैसे आप देखिए, हमारे को देखिए, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, इंसानों की नहीं करते हम। अच्छा, आप जो बता रहे हैं 50 साल में एक बार आपने उनकी फिटनेस पर सवाल जो खड़ा किया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा प्ले ऑन करिए, वो एक वीडियो प्ले ऑन करिए। उनको सर्दी नहीं लगती, आपने एक टिप्पणी दी थी, लेकिन फिटनेस की एक बात है, जरा दिखाइए यहां पर। आप सभी ने ये वीडियो देखा होगा। वाह, अरे ये क्यों सर? ये देख रहे हैं आप? हाँ, तो ये करना पड़ेगा ना, ज्यादा जिंदा रहने के लिए, लड़ने के लिए संगियों से तो करना। आप सबको बताना चाहूंगा कि ओवैसी साहब राहुल गांधी से 1 साल छोटे हैं। अगर आप जिम में ऐसे फिटनेस बना सकते हैं तो राहुल गांधी 1 साल छोटे हैं। अगर आप जिम में फिटनेस बना सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं बना सकते? नहीं, मैं कहां रोक रहा हूं उनको? आप मजाक उड़ा रहे हो? अरे ये क्या बात है? वो कुछ भी नहीं करेंगे तो मैं क्या जिम्मेदार हूं भाई? अरे मैं क्या करूंगा उसका? अरे अब आप देखिए कि ये प्रॉब्लम ये है कि अगर कल गाय भैंस दूध नहीं देगी, ओवैसी जिम्मेदार। आसाम में तरकारी की कीमतें बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार, मुख्यमंत्री ने कह दिया। ये क्या है? ये हमको क्या कहा? अब करिए आप। जी, अब सर प्लीज, मैंने आपको शुरू में कहा कि मुझे इन लोगों से मत मिलाइए। ठीक है, अब मेरा ये लास्ट राउंड है, मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां हो आपके पास। इसके बाद मैं एंड कर रहा हूं। ये आपके पास ओवैसी साहब एक प्ले कार्ड है, या तो यस या नो, या स्ट्रेट आप बीच में दिखा देंगे तो इसका मतलब आप पास कर रहे हैं। ये प्ले कार्ड आपके पास है। अब मैं जरा सीधे, हालांकि सवाल जो है जरा ध्यान से देखिएगा, और प्लीज यस नो और पास कर सकते हैं आप, और जोरदार तालियां होनी चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, इसमें बोलना नहीं है। ओवैसी साहब प्ले ऑन करिए। पहला सवाल, न्योता मिला तो असदुद्दीन ओवैसी जी विपक्षी एकता में शामिल होंगे? सर, प्ले कार्ड आपके पास है, यस नो या पास? सर, जब इनविटेशन मिलेगा तो आप ही को पता चलेगा, अभी तो कुछ है ही नहीं। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? सर, प्ले कार्ड आपके पास है। आप मुझे गाली देते रहते हैं। जब आपका बुरा वक्त था आप हमको इस्तेमाल किए, क्योंकि आज हम मुसलमान दलित की सियासी लीडरशिप और खुद मुख्तारी की, सियासी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगता है।
ये मतलब जब मिलेगा तो बताएंगे, अभी तो बुला ही नहीं ना हमको। अच्छा, ये प्ले कार्ड अपने प्लीज हाथ में रख लीजिएगा। काहे का प्ले कार्ड? कोई जवान बात। जवान सबसे ठीक, बड़ा प्ले कार्ड। लेकिन इसमें यस या नो मुझे बताइएगा, या पास? नहीं, ओके। पास का नहीं है। जब कोई चीज जब आएगी तो बताएंगे ना। ठीक। अब अगला सवाल दिखाइए जरा, विपक्ष दिखाइए जरा। विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो बीजेपी को क्या हराया जा सकता है? मुझे Yes नहीं या मालूम no? क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कितना एक होंगे। देखिए अभी पंजाब में क्या होगा हमको नहीं मालूम। क्या वहां पर भगवत मान सीट शेयर करेंगे कांग्रेस से? क्या उत्तर प्रदेश में कल